सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट टेस्ट सीरीज फॉर द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये एक बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। हर साल इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि यूजुअली गलत नहीं होता। अगर आप कुछ फैक्ट्स को आप मेमोराइज कर लेते हैं इस चैप्टर से, सो आपकी इजीली इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली बना पाएंगे नीट में। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास 30 क्वेश्चन का एक सेट है, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, the amniocentesis is used to test for presence of which of the following genetic disorder। So ये जो है ये एनसीईआरटी का लाइन क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है amniocentesis and here it is written that this procedure is used to test for certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia to determine survivability of the fetus। So यहाँ पे डाउन सिंड्रोम वो भी है, हीमोफिलिया हाँ वो भी टेस्ट कर सकते हैं, एंड सिकल सेल एनीमिया भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी बाय चांसेस बाय अवॉइडिंग फिजिकल कांटेक्ट फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। ये एक नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? कोइटस, सॉरी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। 10th to 17th डे में हम लोग क्वार्टस को अवॉइड करेंगे, सो दिस विल एक्ट एज अ कंट्रासेप्टिव। ठीक है, इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव। सो या क्योंकि 10th to 17th डे क्यों? बेसिकली जो 14th डे है दैट इज द आइडियल डे फॉर ओव्यूलेशन। बट क्या होता है, जो स्पर्म्स होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अप्रोक्सीमेट 48 आवर्स तक वायबल रहता है। ठीक है, सॉरी 72 आवर्स अप्रोक्सीमेट, ऐसा कुछ एक डेटा था। मैं आपको एक एनसीईआरटी में देख के बता देता हूँ। ठीक है, सो नहीं यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है। देयर इज अ वैल्यू अबाउट 72 आवर्स शायद स्पर्म के लिए, एंड इट इज 24 to 48 आवर्स फॉर द ओवम। सो अगर हम लोग 10th डे पे भी कोई क्वार्टस करता है, सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चांस कि 14th डे तक जो है जो वो स्पर्म है दैट इज वायबल। सो अगर 14th डे में ओव्यूलेशन हो जाता है तो स्पर्म एंड ओवम का कांटेक्ट हो जाएगा। और 17th डे इसलिए क्योंकि 17th डे तक जो है ओवम मे रिमेन क्या बोलते हैं वायबल। सो 17th डे में भी अगर कोई स्पर्म कांटेक्ट में आता है ओवम का, सो देयर में भी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। सो वी विल अवॉइड द कोइटस फ्रॉम 10 to 17 days, एंड दिस इज द मेथड ऑफ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लूइड विच एनवेलप्स द डेवलपिंग फीटस इज। डेवलपिंग फीटस के अराउंड पे एक फ्लूइड आ जाता है, उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी। और इस एमनियोटिक का फ्लूइड का अगर हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग को वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी पता चल जाएगा। एज वेल इसका मिसयूज किया जाता था पहले इंडिया में फॉर चेकिंग द सेक्स ऑफ द फीटस, जो कि कंप्लीटली बैन है आजकल। ठीक है, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस बेसिकली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इनमें से कौन सा जो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है? तो आईयूडी सबसे पहले क्या है? दीज आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आईयूडीज। एक हो गया हमारा नॉन मेडिकेटेड, एक हो गया कॉपर रिलीजिंग, और एक हो गया हार्मोन रिलीजिंग। सो हार्मोन रिलीजिंग बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी में एक बार शो कर देता हूँ। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो है उनका मेन फंक्शन जो है दैट इज नथिंग बट, देखिए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperm। क्या करता है? यूटेरस को unsuitable कर देता है for implantation and it makes the cervix hostile to the sperms। ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म का प्रॉपर एंट्री ही नहीं होता, वो सर्विक्स पे ही मर जाते हैं। ठीक है, या फिर रिटर्न आ जाते हैं। सो ऑप्शन ए LNG20, ऑप्शन बी कॉपर 7, ऑप्शन सी लिपिस लोब, एंड ऑप्शन डी मल्टीलोड 375। सो इनमें से जो है जो LNG20 है दैट इज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। बाकी कॉपर 7 क्या है? दैट इज कॉपर रिलीजिंग। लिपिस लूप इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी एंड मल्टीलोड 375 इज अगेन कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए LNG
20। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। LNG-20 and Cu-7 like IUTs functions as, वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या है? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एंड कंसेप्शन, बिल्कुल सही। स्पर्मिसाइडल एंड सप्रेसेस ग्रोथ ऑफ एंड्रोमेट्रियम, हाँ ये भी सही है। एंड सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल द अबव, ये तीनों के तीनों जो है होता है बाय द हेल्प ऑफ आईयूटी, ठीक है। सो या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आईयूटी के ये तीनों के तीनों इफेक्ट्स है जिसके वजह से कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ओरल कंट्रासेप्टिव्स कंटेन, ओरल कंट्रासेप्टिव्स में क्या होता है बेसिकली? देयर आर स्मॉल डोजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का जब डोजेस होगा तब वो क्या प्रिवेंट कर देगा? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। सो या ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरॉन होता है उसमें, ओके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसटीआई? एसटीआई माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। सो इनमें से कौन सा जो है एसटीआई नहीं है? क्या क्या है? हेपेटाइटिस बी, दैट इज अ एसटीआई। सिफिलिस, दैट इज अ एसटीआई। क्रिप्टोऑर्किडिज्म, दैट इज नॉट अ एसटीआई। ये क्या है? ये एक बाय बर्थ डिफेक्ट है जहां पे क्या होता है, टेस्टिस का प्रॉपर डिसेंड नहीं होता है इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। सो क्रिप्टोऑर्किडिज्म इज नॉट अ एसटीआई एंड गोनोरिया इज अगेन अ एसटीआई। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्रिप्टोऑर्किडिज्म को हम लोग सर्जिकली उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर उस पर सर्जरी नहीं किया जा सकता तो बाद में वो कैंसर वगैरह कॉज कर सकता है इन द एब्डोमेन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। पिक द करेक्ट मैच। देखते हैं, मैचिंग करते हैं। ऑप्शन ए नॉन मेडिकेटेड आईयूसी, कौन है? लिपेस लूप, ठीक है। 2 कॉपर रिलीजिंग कौन कौन था? CUT, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग में क्या क्या था? एक था प्रोजेस्टर सेट एंड अनदर वाज LNG-20। सो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लिखा हुआ है, दैट शुड बी प्रोजेस्टर सेट, ठीक है। सो यहाँ ऑप्शन 3 और 1 मैच होगा। सो 1 का हो गया 3, 2 का हो गया अपना, सॉरी 1 का हो गया 2, आई एम सॉरी 1 का हो गया 2, 2 का हो गया 3 एंड 3 का हो गया 1। सो या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ICSI क्या है? ICSI स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इससे हम लोग क्या करते हैं, ओवम में जो है हम लोग डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है टू प्रिवेंट इनफर्टिलिटी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एक काइंड ऑफ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। Most of the sexually transmitted diseases are completely curable if detected early and treated properly, except there are 3 sexually transmitted diseases जो हमारे NCERT में मेंशन किया हुआ है that are non-curable। क्या क्या है? One is hepatitis, one is genital herpes and another is HIV, ठीक है। देख लेते हैं HIV, genital herpes and HIV, sorry hepatitis B, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर D is the करेक्ट आंसर। ये NCERT में मैं आपको दिखा देता हूँ ये लाइन, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Amongst the following methods of contraception, which can be regarded as most cost effective and easily reversible method of contraception, इनमें से जो है कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है एंड बहुत इजीली रिवर्सिबल है? देख लेते हैं हम लोग। कॉपर टी, यस इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज इट इज इजीली रिवर्सिबल, ठीक है। उसको हम लोग रिमूव कर देंगे तो वापस से फर्टिलिटी जो है रिस्टोर हो जाता है। ट्यूबेक्टोमी नहीं, ट्यूबेक्टोमी इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। एक सर्जरी ऑलवेज एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट रिवर्सिबल। एक पतला सा फेलोपियन ट्यूब होता है, उसको हम लोग अगर कट कर देते हैं तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉइन, ठीक है। वेसेक्टोमी अगेन दैट इज सिमिलर टू ट्यूबेक्टोमी, एक सर्जरी है, सो एक्सपेंसिव भी है एंड दैट इज पोरली रिवर्सिबल, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या? दैट इंक्लूड्स ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी ओनली, सो ये भी नहीं होगा।
सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए जो आईयूडीज है दैट आर वेरी वाइडली यूज्ड, ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक एम्प्लॉयज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है बेसिकली? इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब में होता है एंड जो ग्रोथ होता है जाइगोट का दैट ऑकर्स इनसाइड द वोम ऑफ द मदर, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब जाइगोट को हम लोग जाइगोट लेस देन 10 जाइगोट या फिर एम्ब्रायो लेस देन 10 सेल्स लेस देन 8 सेल स्टेज को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं एंड देयर आफ्टर जो है वो पर्सन जो है फीमेल जो है दैट कंसीव्स द बेबी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है एंड ग्रोथ बॉडी के अंदर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। GIFT इन्वॉल्व्स। GIFT क्या है? बेसिकली गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। GIFT ट्रांसफर स्टैंड्स फॉर गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब नहीं, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रायो इनटू यूटेरस नहीं, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब सही है, ट्रांसफर ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ओवम इनटू द यूटेरस ये गलत है। यहाँ क्या होता है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है? एक डोनर से, एक सुइटेबल डोनर से एक ओवम कलेक्ट किया जाता है जो कि एक इनफर्टाइल फीमेल के फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इनफर्टाइल फीमेल जो कि इनफर्टाइल किस क्राइटेरिया में? क्योंकि वो फीमेल एक सुइटेबल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। सो एक डोनर से हम लोग ओवम कलेक्ट करके उस फीमेल इनफर्टाइल फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द आईयूडीज इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कौन सा आईयूडी है? दैट इज नथिंग बट इट इज डायग्राम ऑफ इम्प्लांट्स, ठीक है। दिस इज डायग्राम ऑफ इम्प्लांट्स। हम लोग एनसीईआरटी में दिखा देता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इम्प्लांट्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following contraceptive method do not involve role of a hormone? इनमें से कौन सा जो है हॉर्मोन्स का रोल नहीं है? इनमें से कौन से मेथड्स में? ठीक है, देखते हैं। पिल्स पहले ही हो गया हॉर्मोन। पिल्स कंसिस्ट ऑफ आइदर डोजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और मिक्सचर ऑफ डोजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। सो ये तो नहीं होगा। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, फिर से हार्मोन ही आ गया ना आफ्टर ऑल, सो ये भी नहीं होगा। फिर क्या है? बैरियर मेथड, ठीक है, दैट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी हार्मोन। लैक्टेशनल अमोनिया दैट इज नेचुरल मेथड, तो ये भी नहीं होगा। एंड पिल्स भी नहीं होगा कि पिल्स जो है वो आफ्टर ऑल जो है वो क्या है? दैट इज कंसिस्ट ऑफ डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ अ हार्मोन, ठीक है। फिर क्या है? कॉपर टी, पिल्स एंड इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। सो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जो मुझे मैं एक ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं पिल्स को जो है रिमूव कर देता हूँ। सो या नाउ जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जहाँ पे हम लोग हार्मोन्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है। सो या ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। बाकी जो है हर जगह पे कहीं ना कहीं पे एक हमारा जो है हार्मोन्स का रोल आ जा रहा है, हार्मोन्स के साथ हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है। सो या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। इन केस ऑफ अ कपल वेयर मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, व्हिच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन? इनमें से कौन सा जो है फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल टेक्निक होगा जहां पे मेल जो है प्रॉपर उसका स्पर्म काउंट बहुत लो है? तो बेसिकली हम लोग को स्पर्म को इंजेक्ट करना है इनसाइड द
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर वो तो नहीं होगा। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर दैट इज डन फॉर ओनली फीमेल्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, दैट विल बी आंसर विल बी इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, देख लीजिए ये एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन किया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। सॉरी, इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आई एम सॉरी, infertility cases either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates can be corrected by artificial insemination technique. So answer will be more specifically intracytoplasmic sperm injection भी सही है, बट अगर हम लोग स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के ऊपर जाए तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एनटीए जो है वो एनसीईआरटी के लाइन को ही अल्टीमेट जो है आंसर मानता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी है, वो भी एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ही करेक्ट मानेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following IUDs is shown below? ये कौन सा IUD है? तो ये अगेन एनसीईआरटी में ये चीज जो है डायग्राम जो है गिवन है, मैं आपको शो कर देता हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कॉपर टी, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कॉपर टी। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर टी। तो डायग्राम्स को भी हमें नोटिस करना है चैप्टर से, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ ही सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, इम्प्लांट्स का क्वेश्चन तो मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, मैंने अपने टाइम में भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इनको मैच करना है हमें। ठीक है, नेचुरल मेथड्स, इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड्स है? कोइटस इंटररप्टस। आईयूडीज, आईयूडीज क्या है यहाँ पे? LNG-20, बिल्कुल से LNG-20 इज आईयूडी। सर्जिकल मेथड में आ जाता है स्टेरिलाइजेशन एंड ओरल कंट्रासेप्टिव में सही लिया जाता है, दैट इज अ पिल। ठीक है, वंस अ वीक पिल। सो या ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईओडी इज। कॉपर आयंस जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी रिलीज करते हैं कॉपर आयंस, जिसका एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, वो कैसे प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी को? सो यहाँ पे सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी वो सप्रेस करता है, एंड ऐसे ही वो क्या करता है जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India? इंडिया में इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है? सो द आंसर इज IUDs. क्यों? They are cost effective as well as they are reversible and they are very much effective also. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। IUDs are the ideal contraceptives for female. It is one of the most widely accepted method of contraception in India. अगला क्या है? An ideal contraceptive should be, क्या क्या होना चाहिए उसमें? That should be user friendly. Yes, user should be able to use it without any help of any other person. ठीक है? That should be easily available. हाँ, वो easily available होना चाहिए whenever required. That should be effective enough. That should have a high percentage of success or low percentage of failure. ठीक है, and should be reversible. ठीक है, मतलब वो हम लोग as soon as हम लोग को उसकी जरूरत नहीं है, हम उसको रिमूव कर सके। ठीक है, and should not have or have least side effects. ठीक है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। So यहाँ पे तीनों के तीनों जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स एग्जैक्टली करता क्या है? सो हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं एक बार। बेसिकली वो करता है ऐसा है कि दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, उसका अलग अलग फंक्शंस है। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन and implantation as well as they alter the quality of the cervical mucus to prevent or retard the entry of sperm. ठीक है, तो देख देते हैं। increases ovulation, prevents ovulation, बिल्कुल सही। increases cervical mucus thickening, exactly thickening तो वो नहीं करता, वो quality of cervical mucus को change कर देता है। excess spermicidal agent नहीं। increase basal body temperature नहीं, ये भी नहीं। so answer is option number A, वो ovulation को prevent करता है। ठीक है, it prevents the
इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन या फिर प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। MTP or medical termination of pregnancy is considered safe up to how many weeks of pregnancy? That is considered only up to the, आप यहाँ पे देख लीजिए MTP में यह क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट इज सेफ अप टू, कहा गया it is relatively safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. First one trimester consists of 3 months, ठीक है, इसलिए 12 weeks of pregnancy। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन जो है वो बहुत ज्यादा रिस्कियर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई रेट ऑफ मतलब मोर्टेलिटी रेट जो है फीमेल का वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 12 वीक्स और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द सर्जिकल मेथड एज शोन बिलो। क्योंकि यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स को कट किया गया है तो इसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। और अगर इसी के जगह पे अगर हम लोग वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं तो क्या कहते हैं उसको, वेसेक्टोमी। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी। और हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, दिस इज द रिमूवल ऑफ यूटेरस बेसिकली। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following contraceptive make the uterus unsuitable for implantation? इनमें से कौन सा जो है यूटेरस को अनसुटेबल कर देता है फॉर इम्प्लांटेशन? द आंसर इज आईयूडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर टी, आईयूडीज जो है वो यूटेरस को अनसुटेबल कर देता है, एज वेल एज वो स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। Which technology sperm is directly injected into the ovum? स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करने वाले टेक्नोलॉजी का क्या नाम था, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था आपको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और ICSI, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रायो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज डन इनटू, जब वो लेस देन 8 ब्लास्टोमियर होता है, लेस देन 8 होने से क्या होता है, हम लोग उसको डालते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में, और मोर देन 8 होने से हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं डायरेक्टली इनटू द यूटेरस। ठीक है, सो या आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूटेरस। अगर यहीं पे लेस देन 8 ब्लास्टोमियर होता तो हम लोग कहां पे करते हैं, इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। Severe complication of STDs lead to further complications like, जो STDs का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन करता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन करता है आप देखिए यहाँ पे, ये भी अगेन एनसीईआरटी के लाइन में दिया हुआ है। अगर हम लोग ये वाला पार्ट देखते हैं, दिस कुड लीड टू complications later which include pelvic inflammatory diseases, abortion, stillbirth और एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर इनफर्टिलिटी, और कभी कभी तो कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है इन सीवियर केसेस, अगर हम लोग एसटीडीज को इग्नोर करें या फिर ट्रीटमेंट ना करें, बिकॉज इट इज अ टैबू इन आवर सोसाइटी। ठीक है, एसटीडीज के बारे में बात करना। सो या हम लोग बहुत समय जिनको एसटीडीज होता है वो लोग डर जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बदनामी हो जाएगा, या फिर भाई पहले लाइफ ज्यादा जरूरी होता है, एंड हेंस बहुत केसेस में क्या होता है, ऐसे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं ड्यू टू एसटीडीज। ठीक है, सो या आंसर एबॉर्शन, हाँ वो सही है, स्टिल बर्थ सही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी एक और कॉम्प्लिकेशन है। सो यहाँ पे ऑल द अबव, ये तीनों के तीनों जो है दीस आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसटीडीज। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड साइड इफेक्ट्स आर वेरी लेस एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स? इनमें से कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड जो है उसमें साइड इफेक्ट बहुत लेस है एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स? द आंसर इज आईयूडीज। ठीक है, आईयूडीज आर मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में आपको मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, फिर से दिखा देता हूँ। आईयूडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, बाकी तो सब सही है, बट दिस इज मोस्टली यूज्ड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा था, आई एम सॉरी, वेरी लेस साइड इफेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। सो इसका आंसर लेस साइड इफेक्ट ना,
इसका आंसर है पिल्स, ठीक है, क्योंकि वेरी इफेक्टिव एंड लेसर साइड इफेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। हम लोग एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, आंसर इज पिल्स, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पिल्स। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। Which of the following is not a natural contraceptive method? इनमें से कौन सा जो है नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? देखते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इट इज अ नेचुरल मेथड। कोइटस इंटररप्टस, अगेन अ नेचुरल मेथड। लैक्टेशनल एमेनोरिया, दैट इज अगेन अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। एमटीपी, दैट इज नॉट अ कंट्रासेप्टिव मेथड, दैट इज बेसिकली एबॉर्शन, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो या ये जो है दैट इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।